हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का राय साहब अकेडमी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस पार्ट 4 की। ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे टीबी के मेडिकल मैनेजमेंट, उसकी फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स, डोज और ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स, डॉट्स थेरेपी, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम और डॉट्स रेजिमेन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं टीबी के मेडिकल मैनेजमेंट की। पल्मोनरी टीबी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और ये ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन 6 महीने से लेकर 12 महीने तक वेरी करता है। बेसिकली यहाँ पे 6 महीने का कीमोथेरेपी ड्रग रेजिमेन दिया जाता है जिसमें 4 ड्रग्स की कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ ली जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स रहती है रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, एथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड। ये चारों ड्रग्स 2 महीने तक की अवधि या ड्यूरेशन के लिए दी जाती है और उसके बाद 4 महीने तक रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड कंटिन्यू रखी जाती है। यहाँ पे हम लोग एथाम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड को डिसकंटिन्यू करते हैं क्योंकि आगे जब हम इस ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो ये दोनों ड्रग्स बॉडी के ऊपर मेजर साइड इफ़ेक्ट्स शो करती हैं, इसलिए लंबे ड्यूरेशन तक हम इन ड्रग्स को नहीं देते। तो शुरुआत के 4 महीने में हम रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, एथाम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड देते हैं। ये इंपॉर्टेंट एंटी टीबी ड्रग्स हैं जिसके बाद 4 महीने तक कंटिन्यू रहेगी रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड। अब अगर एंटी टीबी ड्रग्स की बात की जाए तो ये ड्रग्स बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स और सेकेंड लाइन टीबी ड्रग्स की, जिसमें से इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पे हम 5 ड्रग्स की बात करते हैं जिसमें है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, एथाम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पे इनकी डोज भी याद रखनी ज़रूरी है। आइसोनियाजिड की बात करें तो 5 mg पर केजी, मैक्सिमम एक दिन के अंदर 300 mg पर डे ही दी जा सकती है। रिफाम्पिसिन की बात करें तो 10 mg पर केजी पर डे। पायराजिनामाइड की डोज रहती है 15 टू 30 mg पर केजी पर डे। एथाम्ब्यूटॉल की 15 टू 25 mg पर केजी पर डे और स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो इसकी डोज 15 mg पर केजी पर डे रहती है। यहाँ पे डोज डिपेंड करता है पेशेंट के वेट के ऊपर, यानी एक दिन में उसके वेट के हिसाब से स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात की जाए तो 15 mg ही दी जा सकती है, यानी 15 mg को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पेशेंट के वेट से और उसको पर डे की डोज के हिसाब से दिया जाएगा। अब अगर सेकेंड लाइन ड्रग्स टीबी ड्रग्स की बात की जाए तो यहाँ पे ड्रग्स रहती है इथियोनामाइड, थायासिटाजोन, अमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और कानामाइसिन। तो ये इंपॉर्टेंट सेकंड लाइन ड्रग्स रहती हैं टीबी की। हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखनी है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए अब फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से अक्सर इनकी डोज और इनके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स की। यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स को एक न्यूमोनिक राइप से याद कर सकते हैं। राइप जिसका फुल फॉर्म है आर फॉर रिफाम्पिसिन, आई से आइसोनियाजिड, पी से पायराजिनामाइड और ई से इथाम्ब्यूटॉल। तो पहली ड्रग की यहाँ पे बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं आइसोनियाजिड की, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर INH लिखा जाता है। ये ड्रग बाय नेचर बैक्टीरिसाइडल होती है, यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के साथ साथ बैक्टीरिया को किल भी करता है। किल कैसे करता है कि जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के सेल वॉल में एक एसिड पाया जाता है जिसको मायोकोलिक एसिड कहा जाता है और ये एसिड सेल वॉल की सिंथेसिस में हेल्प करता है। आइसोनियाजिड उसी मायोकोलिक एसिड को डैमेज करता है जिसकी वजह से सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता। ये जो मेडिकेशन है ये मोस्ट कॉमनली ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ ली जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे INH जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसी के न्यूमोनिक से हम इसकी साइड इफ़ेक्ट को याद रख सकते हैं। जैसे आई का मतलब है कि ये आयरन का एक्यूमुलेशन कराता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसकी वजह से सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया वहाँ पे देखने को मिलता है। एन की बात करें तो यहाँ पर एन का मतलब है न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ये कॉज करता है जिसकी वजह से CNS जो है बॉडी का वो अफेक्ट रहता है। और इसे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें विटामिन B6 एज अ सप्लीमेंटेशन यहाँ पे देना ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन B6 की बात की जाए तो ये बेनिफिशियल है हमारे CNS के लिए।
सीएनएस के अंदर पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन या डोपामिन के सिंथेसिस में विटामिन B6 हेल्प करता है। तो न्यूरोपैथी को अवॉइड करने के लिए विटामिन B6 यहाँ पे एज अ सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। एच से बात करें तो ये हेपेटाइटिस कॉज करता है और साथ ही साथ ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी को भी कॉज करता है। तो इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी INH किसी के ड्रग रेजिमेंट या ट्रीटमेंट में चल रहा है तो साथ में विटामिन B6 का सप्लीमेंटेशन डोज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं हमारी अगली ड्रग की। अब हम बात कर रहे हैं रिफाम्पिसिन की, जिसको ब्रांड नेम रिफाडिन के नाम से जाना जाता है। ये ड्रग भी बाय नेचर बैक्टीरिसाइडल है क्योंकि ये बैक्टीरिया के RNA सिंथेसिस में इंटरफेयर करता है। इसकी डोज की हम बात कर चुके हैं। इसकी डोज 10 mg पर kg रहती है और चाइल्ड में अगर बात की जाए तो 10 से 20 mg पर kg पर डे रहती है। साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट ये ऑरेंज कलर की यूरिन कॉज करता है। यहाँ पर रेड या ऑरेंज कलर की यूरिन देखने को मिलती है। साथ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, GI अपसेट, हेपेटाइटिस, रीनल फेलियर, फीवर, डिसकलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ड्रग है ये इंटरेक्ट करती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ। अगर कोई महिला OCP यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए तो यहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि ऑल्टरनेटिव मेथड को यूज़ किया जाए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने के लिए है कि ये मेडिकेशन हमेशा एम्प्टी स्टमक लेनी चाहिए विद 8 ऊज ऑफ वाटर, या तो खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे के बाद। और यहाँ पे दवाई को किसी भी एंटा एसिड के साथ नहीं लेना है क्योंकि एंटा एसिड में पाए जाने वाले मिनरल जैसे कि कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें तो वो भी इंटरफेयर करते हैं इस ड्रग के एब्जॉर्प्शन के साथ। नेक्स्ट ड्रग है पायरिजिनामाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PZA कहा जाता है। ये भी बाय नेचर बैक्टीरिसाइडल है। इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉज करता है हेपेटाइटिस, स्किन रैश, GI अपसेट, हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से गाउटी आर्थराइटिस देखने को मिलता है। और यहाँ पर DM यानी डायबिटीज़ माइलाइटिस को कंट्रोल करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो पेशेंट पहले से ही डायबिटीज़ का है वहाँ पे पायरिजिनामाइड देते समय हमें पेशेंट का रैंडम ब्लड ग्लूकोज चेक करते रहना है। अगली ड्रग है इथाम्ब्यूटॉल। इथाम्ब्यूटॉल या मायम्ब्यूटॉल के नाम से इसको जाना जाता है। सारी ड्रग्स में एक यही ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करती है। और यहाँ पर ये भी इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी RNA सिंथेसिस के इंटरफेयर को लेकर रहता है। साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इथाम्ब्यूटॉल E से शुरू होता है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि E यानी आई को लेकर ये बहुत ही टॉक्सिक है। ये डिक्रीज़ करती है हमारे विजुअल एक्विटी को, यानी हमारी देखने की रेंज को डिक्रीज़ करेगा। साथ ही साथ ये कॉज करता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। हमारी जो सेकंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व, उसके अंदर इन्फ्लामेशन ये कॉज करता है और साथ ही साथ इसके अंदर स्किन रैशेस भी देखने को मिलते हैं। फिफ्थ ड्रग की यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की। ये ड्रग भी बाय नेचर बैक्टीरिसाइडल है, यानी ये बैक्टीरिया को किल करेगी। ये इनहिबिट करती है मायोबैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को, यानी बैक्टीरिया के अंदर बनने वाले प्रोटीन को अगर रोका जाएगा तो उसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, बैक्टीरिया का DNA नहीं बनेगा और DNA नहीं बनेगा तो यहाँ पे बैक्टीरिया अल्टीमेटली किल हो जाएगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट रहता है कि ये हमारी 8th क्रेनियल नर्व यानी वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व को डैमेज करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ओटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। इसीलिए ही ये ड्रग प्रेगनेंसी के लिए भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन को ये ड्रग बिल्कुल भी नहीं दी जाती। साथ ही साथ ये कॉज करती है वटाइगो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ईयर के अंदर प्रॉब्लम है तो ईयर की वजह से ही हमारा बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है। ईयर में ही डैमेज होगा तो वटाइगो देखने को मिलेगा और रीनल टॉक्सिसिटी को भी ये कॉज करता है। अब जब हमने बात की है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो प्रेगनेंसी में देना सूटेबल है, तो यहाँ पर INH यानी आइसोनियाज़िड वेरी सूटेबल ड्रग है जिसको प्रेगनेंसी के दौरान दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो एंटी-TB ड्रग्स की कीमोथेरेपी रेजिमेन चलता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 6-6, 12-12 महीने तक चलता है, जिसकी वजह से ये ड्रग्स कंटिन्यूसली देने पर बॉडी इनके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है और यहाँ पे मल्टी ड्रग
रेजिस्टेंट टाइप का टीबी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब मल्टी ड्रग एमडीआर टीबी की बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यानी एमडीआर टीबी, जिसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कुछ स्ट्रेन यहाँ पे रेजिस्टेंट हो जाते हैं दो ड्रग को लेकर, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड। यानी फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स में से अगर रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड के खिलाफ यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है तो वो एमडीआर टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहलाता है। फिर अगर हम बात करें एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी एक्सडीआर टीबी की, तो यहाँ पर टीबी का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ऑर्गेनिज्म है, ये फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स के साथ साथ सेकेंड लाइन टीबी ड्रग्स को लेकर भी रेजिस्टेंट बन जाता है, तब इसे एक्सडीआर टीबी कहा जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं मोनो रेजिस्टेंट टीबी की, तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के स्ट्रेन केवल एक एंटी टीबी ड्रग को लेकर रेजिस्टेंट बन जाता है। और अगर बात की जाए पॉली रेजिस्टेंट टीबी की, तो यहाँ पे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का स्ट्रेन है वो एक से ज़्यादा ड्रग को लेकर रेजिस्टेंट होगा, पर उसमें शर्त ये रहेगी कि आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन एक साथ शामिल ना किए जाए, तो उसे पॉली रेजिस्टेंट टीबी कहा जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंट टीबी देखने को मिलते हैं जब कीमोथेरेपी ड्रग रेजिमेन लंबी ड्यूरेशन तक चलता है। तो ये सब बात थी हमारे कीमोथेरेपी ड्रग्स की यानी एंटी टीबी ड्रग्स की। अब हम बात करते हैं डॉट्स थेरेपी की। तो यहाँ पे डॉट्स की अगर बात की जाए तो पहले इसके फुल फॉर्म की बात की जाती है। तो डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यानी यहाँ पर बेसिक एम ये रहता है कि एक हेल्थ केयर वर्कर की निगरानी में उसके ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को हॉस्पिटल बुलाकर ड्रग्स दी जाती है। यानी उसकी सुपरविजन में, हेल्थ केयर वर्कर की सुपरविजन में यहाँ पे पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि पेशेंट टाइम टू टाइम ड्रग्स ले रहा है या नहीं। तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये स्ट्रेटजी WHO लेकर आया था और इसका समर्थन दिया था इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी एंड लंग डिजीज यानी IUATLD ने, ताकि टीबी के पेशेंट का यहाँ पे डिटेक्शन और क्योर अच्छी तरीके से किया जा सके। डॉट्स इंश्योर करता है कि पेशेंट अपनी मेडिसिन को रेगुलरली ले रहा है और वो जल्द से जल्द ठीक हो रहा है। अब जब यहाँ पे हम डॉट्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि डॉट्स की शुरुआत कैसे हुई थी और भारत में डॉट्स के रेजिमेन को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे नेशनल टीबी प्रोग्राम्स की। तो नेशनल टीबी प्रोग्राम्स का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि टीबी प्रोग्राम्स की वजह से ही डॉट्स रेजिमेन को इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। चलिए तो हम बात करते हैं हमारे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम की। टीबी कंट्रोल एक्टिविटीज़ भारत में मोर देन 50 ईयर्स से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। सबसे पहले NTP यानी नेशनल टीबी प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1962 के अंदर लॉन्च किया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर मॉडल, BCG वैक्सीन और टीबी ट्रीटमेंट पर फोकस किया गया था। उसके बाद 1978 के अंदर BCG वैक्सीन को हमारे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में शामिल किया गया था। 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO और सिडा यानी कि स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के एक जॉइंट रिव्यू में यह पाया गया कि NTP प्रोग्राम में कुछ शॉर्टकमिंग्स देखी गई थी, जैसे कि इस प्रोग्राम को मैनेज करने में वीकनेस, इस प्रोग्राम की इनएडिक्वेट फंडिंग, एक्सरे पर ओवर रिलायंस होना, नॉन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रेजिमेन का फॉलोअप, लो रेट्स ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीशन यानी यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल तो रहा था पर ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, और ट्रीटमेंट आउटकम्स की सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन में कमी। तो ये कमियां NTP प्रोग्राम के अंदर देखने को मिल रही थी। अब इसी दौरान करीब 1993 की बात करें तब WHO ने टीबी को ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया और डॉट्स थेरेपी को यहाँ पे डिवाइस किया गया और सभी देशों से इसे फॉलो करने का अनुरोध भी किया गया। इंडिया में भी गवर्नमेंट ने NTP को रिवाइटलाइज किया और RNTCP यानी रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को उसी साल पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया।
यानी 1993 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था। इंडिया में RNTCP को 3 ऑर्गेनाइजेशन नेमली WHO, वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया जाता है। RNTP स्ट्रेटजी के तहत डॉट्स थेरेपी को 1997 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया। मार्च 2006 तक पूरे देश यानी इंडिया की 100% पॉपुलेशन इस प्रोग्राम के तहत कवर की जा चुकी थी। 2006 से 2011 में इस RNTCP का सेकंड फेज लाया गया, जिसमें RNTCP की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया और इसकी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने का उद्देश्य रखा गया था, ताकि ग्लोबल केस डिटेक्शन और क्योर टारगेट्स को अचीव किया जा सके। तो इस तरीके से डॉट्स रेजिमेन को भारत के अंदर लॉन्च किया गया और आज भी यह ट्रीटमेंट टीबी को क्योर करने के उद्देश्य से रन किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं टीबी रेजिमेन किस तरीके से फॉलो अप किया जाता है। तो अब अगर डॉट्स रेजिमेन की बात की जाए तो यह रेजिमेन 2 फेज के अंदर फॉलो किया जाता है। एक फेज इंटेंसिव फेज है, ये वो फेज है जो 2 मंथ के ड्यूरेशन का रहता है और यहाँ पर पेशेंट को हेल्थ केयर सेटिंग बुलाकर हेल्थ केयर वर्कर की प्रेजेंस में उसकी ऑब्जर्वेशन में ड्रग्स को स्वेलो कराया जाता है। ये 2 मंथ का इंटेंसिव फेज रहता है। उसके बाद 4 मंथ का कंटिन्यूएशन फेज रहता है, जिसमें पेशेंट को हेल्थ केयर सेटिंग या हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं रहती, वो घर पर ही अपने कीमोथेरेपी रेजिमेन को कंटिन्यू कर सकता है। 2 कैटेगरीज की यहाँ हम बात करते हैं। तो पहली कैटेगरी है न्यू कैटेगरी। यहाँ पे वो सभी टाइप ऑफ पेशेंट देखे जाएंगे जिनमें अभी नया टीबी देखने को मिला है। तो इसमें अगर बात की जाए तो टाइप ऑफ पेशेंट कैसे हो सकते हैं, जैसे कि न्यू स्पूटम स्मेयर पॉजिटिव, यानी जिसका स्पूटम टेस्ट अभी पॉजिटिव आया है, न्यू स्पूटम स्मेयर नेगेटिव है, न्यू एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस या न्यू अदर्स हो सकते हैं। वही अगर सेकेंड कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट, यानी जिनको पहले कभी टीबी हो चुका था, वो ठीक भी हो गया था पर दोबारा इम्यूनिटी कम होने की वजह से टीबी वहाँ पर वापस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे स्मेयर पॉजिटिव रिलैप्स, स्मेयर पॉजिटिव फेलियर, स्मेयर पॉजिटिव ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है, या आफ्टर डिफॉल्ट ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उन पेशेंट्स को कंसिडर किया जाएगा। तो न्यू या कैटेगरी फर्स्ट की ट्रीटमेंट रेजिमेन की बात करें तो यहाँ पे इंटेंसिव फेज में हम देख सकते हैं इस तरीके से ये ड्रग रेजिमेन लिखा जाता है 2H3 R3 Z3 और E3। तो यहाँ पे H, R, Z और E की बात करें तो H का मतलब है INH यानी कि आइसोनियाजिड, R का मतलब है रिफाम्पिसिन, Z का मतलब है पायरिजिनामाइड और E का मतलब है इथाम्ब्यूटॉल। सबसे आगे जो 2 लिखा हुआ है वो डिनोट करता है मंथ को, यानी ये इंटेंसिव फेज 2 मंथ का रहता है। और 3 जो आपको लिखा दिख रहा है इसका मतलब है थ्राइस इन अ वीक, यानी हफ्ते में 3 बार। तो ये जो ड्रग्स हैं, 4 ड्रग्स जिसमें हम बात करते हैं आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटॉल, हफ्ते में 3 बार दी जाती है 2 महीनों तक। वही इसी की कंटिन्यूएशन फेज की बात की जाए तो हफ्ते में 3 दिन हम 2 ड्रग्स देते हैं, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन। कितने टाइम के लिए? 4 महीने के लिए। अब अगर सेकंड कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे जो इंटेंसिव फेज का रेजिमेन रहता है वो 2 महीनों तक हफ्ते में 3 बार हम कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ पर एक्स्ट्रा है। या फिर हम 1 महीने के लिए आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड या इथाम्ब्यूटॉल हफ्ते में 3 दिन तक दे सकते हैं। और अगर सेकेंड कैटेगरी की ही कंटिन्यूएशन फेज की बात की जाए तो ये 5 मंथ का ड्यूरेशन रहता है, जिसमें हम 3 ड्रग्स देते हैं यहाँ पे हफ्ते में 3 बार, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और इथाम्ब्यूटॉल यहाँ पर दी जाती है। तो प्रीवियसली ट्रीटेड की अगर हम बात करें तो 5 और 2 7 महीनों का यहाँ पर ट्रीटमेंट रेजिमेंट चलता है, जबकि न्यू या कैटेगरी 1 की बात की जाए तो 6 मंथ का रेजिमेंट यहाँ पर चलता है। आई होप ये डॉट्स रेजिमेंट आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अब अगर यहाँ पे हम हाईली ड्रग रेजिस्टेंट पल्मोनरी टीबी की ट्रीटमेंट की बात करें तो यह 26 वीक्स का 3 ड्रग रेजिमेंट यहाँ पे चलता है, जिसमें 3 ड्रग कौन कौन सी दी जाती है, बिडाक्विलिन, प्रीटोनामिड और लिनेजोलिड यहाँ पर दी जाती है। और अगर हम HIV रिलेटेड टीबी की बात की जाए तो यहाँ पर
9+1 मंथ का ट्रीटमेंट रेजिमेंट रहता है। तो यहाँ पे शुरुआती 1 महीने में रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड की दवाइयाँ दी जाती है और उसके बाद 9 मंथ तक यहाँ पर केवल और केवल आइसोनियाजिड ड्रग दी जाती है। ये ट्रीटमेंट रहता है HIV रिलेटेड टीबी का। अब हम चलते हैं इस टॉपिक की एंड की तरफ। तो जैसा कि हम लोग एक मशहूर कहावत जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यहाँ पे हम बात करते हैं टीबी के प्रिवेंशन की। तो टीबी की प्रिवेंशन की अगर बात की जाए तो अगर टाइमली BCG वैक्सीनेशन लेंगे तब हम टीबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर टाइमली रिपोर्टिंग की जाती है ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्टेड पेशेंट की तब भी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। हम अगर टाइमली इन्फेक्शियस केसेस को आइसोलेट कर दें तब भी इस कंटीजियस डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। अप्रोप्रिएट थेरेपी देने से भी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। टाइमली कांटेक्ट किया जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, यानी हमें यह पता रखना है कि जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो टाइम टू टाइम फॉलो अप किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और साथ ही साथ हमें इन्वेस्टिगेशन के साथ एसोसिएशन भी मेंटेन करके रखना है। तो इन तरीकों से हम टीबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अब ये टीबी का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर एंड होता है। तो बताइए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये टीबी का टॉपिक? क्योंकि मैंने अपना बेस्ट आपको देने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के अंदर अलग अलग फेजेस के अंदर इसको डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इसमें बहुत मेहनत लगी, बहुत अलग अलग जगहों से मैंने इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एक साथ आप लोगों को देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत पसंद आई हो और अगर मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट किया हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक, आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले किसी वीडियो के अंदर और कोशिश करूँगा कि बेटर और बेस्ट आपको दे सकूँ। थैंक यू।